দেশ বিদেশ, জাতীয় আন্তর্জাতিক, রাজনীতি থেকে খেলা, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, সব খবর পেতে চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ প্রাইমে। আমরা সত্যি লুকোই না, আমরা সত্যি দেখাই। সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল ফর ফার্দার আপডেটস। নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজস্থান ট্যুরিজম ইনফরমেশন সেন্টারে, যেখানে আজ মরিশাস নিবাসী বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টর অলকা ধনপতকে সম্মানিত করা হবে, যিনি সম্প্রতি দেশে এসেছেন তার সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন মরিশাসের বিখ্যাত লেখিকা डॉक्टर अलका धनपत। কথা বলে নেব তার সাথে। अलका जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपके हृदय से धन्यवादी हूँ। अलका जी, आज ये जो आपको फेलिसिटेट किया जाएगा राजस्थान फाउंडेशन और भारत जैन महिला मंडल के द्वारा, कैसा लग रहा है? सच बात कहूँ, हिंदी ने ही मुझे बनाया है और मैंने विदेश जाके हिंदी की पूरे तन मन से सेवा की है। और जहाँ एक और मैं लिखती भी हूँ, वहां पर मैं उन बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ जिनकी द्वितीय भाषा हिंदी है। और उनको पढ़ाते समय न केवल बीए, एमए, पीएचडी, डिप्लोमा उनको मैं पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ मैं उन सभी छात्रों को भी पढ़ाती हूँ जो वहां पर प्राइमरी टीचर के लिए अपने आप को फॉर्म भरते हैं और फिर सेकेंडरी के लिए जो लोग जाते हैं। आज तो मेरे पढ़ाए हुए अध्यापक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे हैं। तो वर्षों मैंने हिंदी पठन पाठन किया, यहाँ तक कि वहाँ के पाठ्यक्रम में भी मैं वहाँ की कोऑर्डिनेटर भी रही। प्राइमरी की, सेकेंडरी के भी मैंने कई टीवी डिजिटल प्रोग्राम दिए। और इसके साथ साथ मैं लघु कथाएं भी लिखती हूँ और कविताएं कभी कभी, लेकिन मैं गद्य, शोध लेख ये सब मेरे काफी छपते रहते हैं। तो आज इन्होंने मुझे सम्मानित किया। यद्यपि सम्मान के योग्य और लेखक भी होते हैं, पर मेरी इनकी भेंट वहां पर भी हुई और हम लोगों ने कुछ एकेडमिक सत्रों में भाग भी लिया था, कविता पाठ इत्यादि सबने प्रस्तुत किया था। तो वहीं पर ही इन्होंने मुझे एक दिन कहा कि आपको वहां एक बार आना होगा। तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं जिस हिंदी ने मुझे आज बनाया, उसी हिंदी ने मुझे सम्मानित किया है। तो मैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति बहुत नतमस्तक हूँ। अलका जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि मॉरिशस में 68% जो निवासी है उनका ओरिजिन है इंडिया, भारत। तो और वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि अभी उर्दू है, वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज अभी क्या है? वहां पर जो मातृभाषा है वो अब क्रियोल बन चुकी है और फ्रेंच और अंग्रेजी वहाँ की ऑफिशियल भाषा है। लेकिन वहाँ आप हिंदी पढ़ा रही हैं, ना केवल हिंदी पढ़ा रही है बल्कि आप वहाँ के हिंदी माध्यम के शिक्षकों को तैयार कर रहे हैं। मतलब एक अनपढ़ को पढ़ाना और किसी को शिक्षक बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये काम करते हुए आपको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें अब थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी के लिए हमारे जो विषय हैं एजुकेशन सिस्टम में, अब लोग प्रोफेशनल विषय ज्यादा लेना चाहते हैं। भाषा को लेकर उतनी रुचि कम हो रही है। तो उस रुचि को बनाए रखना और अपने टीचर्स को इसके लिए तैयार करना कि वे अपने बच्चों में इस ढंग से पढ़ाएं कि किसी के माँ बाप ये लिख कर ना दें कि मेरे बच्चे को अब हिंदी की आवश्यकता नहीं है। और वहां पर क्योंकि शुरू में वे लोग भोजपुरी अपने साथ लेकर आए थे, तो घरों में दादी नानी ये सब भोजपुरी बोला करती थी, लेकिन चलते चलते आज क्रियोल जो है वो मदर टंग बन चुकी है, मातृभाषा। जहां तक दिक्कतों की बात है, मॉरिशस में दिक्कतें अब भाषा को लेकर इस समय थोड़ी ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि जब शुरू में मान लीजिए बंगाल से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से वे लोग भोजपुरी भाषा अपने साथ लेकर आए थे और उसे घर में दादी नानी बोलती थी तो बच्चे उनको समझते थे। चलते चलते अब घरों में मातृभाषा क्रियोल हो गई है। अब हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के रूप में आ गई है और तमिल तो कभी कभी वे लोग कहते हैं कि वो विदेशी भाषा शिक्षण है,
क्योंकि उसको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। ऐसे में कभी कभी माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा और सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो उस पर और बोझ क्यों डालना, तो वे लिख कर देते हैं कि मेरे बच्चे को हिंदी ना पढ़ाई जाए, तमिल ना पढ़ाई जाए, तेलुगु ना पढ़ाई जाए। तो ऐसे में हम अपने टीचर्स की मानसिकता को इस दृष्टि से तैयार करते हैं कि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो ऐसी विधियों का इस्तेमाल करें जो आज आधुनिक शिक्षण में इस्तेमाल की जा रही हैं, ताकि वे बच्चे हिंदी में रुचि महसूस करें और कभी वो ये ना कहें कि हमको हिंदी नहीं पढ़नी। और वे इस भाषा को जब अपने टीचर्स को हम उन्हीं विधियों की प्रयोगशाला के रूप में पढ़ाते हैं, बताते हैं। और अभी तो भारत सरकार की मदद से हमारे प्राइमरी स्कूलों में तीसरी क्लास तक के बच्चों को टैबलेट्स भी मिली हैं। अब उन टैबलेट्स के लिए जो लेसन्स बनाए जाते हैं, पिछले 1 साल पूर्व में उसी विभाग में अध्यक्षा थी, जिसमें ये डिजिटल लेसन्स बना के टैबलेट में भेजे गए और सरकार फिर वो सारे टैबलेट स्कूल में देती है और प्रत्येक बच्चा टैबलेट पर उन पाठों को पढ़ता है। यानी कि बहुत तरह का सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट बढ़े। लेकिन अभी आपने कहा कि दिक्कतें अभी थोड़ा थोड़ा आ रही है, क्योंकि अभी वो ट्रेडिशनल लर्निंग के जगह पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सिस्टमेटिक लर्निंग या वोकेशनल ट्रेनिंग किया जा सके ताकि उनको जॉब के लिए सुविधाएं हो। कारण यही है। आपको क्या लगता है आज ये जो डेवलपमेंट के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टेक सेवी हो रहे हैं, टेक्निकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये साइंस का एक तरफ जैसे आशीर्वाद है, दूसरी तरफ कहीं जाके लिटरेचर, भाषा, इसके लिए कार्स नहीं बन रहा है? मैं इसको इस दृष्टि से देखती हूँ कि आपको कला के क्षेत्र में जाना हो, आपको विज्ञान के भी क्षेत्र में जाना हो, आधार तो भाषा ही है ना। और भाषा आपकी संस्कृति के साथ जुड़ी होती है। मैं जिस भी संस्कृति से प्यार करती हूँ उसकी भाषा मुझे अपने संस्कार देती है। ये ठीक है कि जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में हर एक को आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी के लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, पर जिंदगी जीने का ढंग भाषा सिखाती है। अगर अपनी भाषा से बच्चा दूर हो जाता है और केवल वो मैथमेटिक्स, साइंस और केवल 2+2=4 ही देखता रहता है, तो वह अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के हितों के साथ उतना नहीं जुड़ पाता है। लेकिन जहां घरों में भाषा की बात होती है, कला की बात होती है, संस्कृति की बात होती है, उन बच्चों का उठना, बैठना, बोलना, उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। आपको क्या लगता है ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का बात आप बोले हैं और जो लिटरेचर का लिए इंटरेस्ट कम होने जा रहा है, ये जो अभी बताएं, आपको लगता है कि इसी कारण खाली प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके हम अपना प्रोफेशन में चले जाएंगे, पैसा कमाएंगे, आगे और उम्दा पोस्ट होल्ड करेंगे, बात यही है, टारगेट यही है, इसीलिए भावनाओं का थोड़ा अभाव हो रहा है, क्योंकि साहित्य में इंटरेस्ट कम हो रहा है, भावनाओं का अभाव हो रहा है, भाईचारा का अभाव हो रहा है, संस्कृति का अभाव हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसी के कारण भी यही है? उसका एक बड़ा कारण ये है, पूरा यही कारण नहीं है। बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था भी बदल रही है। आगे देखिए, संयुक्त परिवार होते थे, बड़े डांट रहे हैं तो सभी कहते थे चुप रहो, बड़ा बोल रहा है। अब वो बड़ा बैठा ही नहीं तो चुप कौन करेगा? अब तो बच्चे का भी अधिकार है, पूरा बोलेगा, अपने तर्क रखेगा। भाई हम तो अपने बच्चे को तार्किक बना रहे हैं, लेकिन किसी बिंदु पर कभी कभी तर्क को रोकना भी पड़ता है कि नहीं, ये बड़ा व्यक्ति है, उसकी सीनियरिटी है। मैं कभी कभी क्लास में हंस के बच्चों को कहती हूँ, हो सकता है कल को तुम मुझसे ज्यादा जानकार हो जाओ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा सीनियर रहूंगी, क्योंकि तुमसे पहले मैंने पढ़ाई खत्म की, मेरा अनुभव तुमसे किसी ना किसी बिंदु पर ज्यादा रहेगा ही रहेगा। और कभी कभी हमें कहते हैं ये लोग कि आप लोग जो है ना, आपकी पीढ़ी उतनी फास्ट नहीं है, हमें देखिए हम तो मोबाइल। तब मैं हंस के पूछती हूँ कि तुम बच्चों ने मोबाइल बनाया है? मोबाइल किसने बनाया है? हमारी जनरेशन ने बनाया है, तुम तो इस्तेमाल कर रहे हो उसका। अगली पीढ़ी के लिए तुम क्या नया बनाओगे तब हम देखेंगे, लेकिन अभी तुम जो कुछ इस पीढ़ी ने, जो तुमसे बड़ी पीढ़ी है, जो कुछ उसने बनाया है, तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आप अभी जो बताए ना कि मैं बच्चों को हंस के ये बोलती हूँ, आपको क्या लगता है कि आज का जो जनरेशन पेरेंट्स है वो भी तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेके ही पेरेंट्स बने हैं? वो भी तो हिंदी बोलिए, बांग्ला बोलिए, कोई भी भाषा का उतना इंटरेस्ट उनमें भी नहीं था, क्योंकि
ड्यू टू द प्रोफेशनल कंपल्सन। जी इसी कारण ये जो मतलब इंटरेस्ट कम होना, लिख के देते हैं कि मेरा बच्चे को हिंदी मत पढ़ाओ कि तमिल मत पढ़ाओ वगैरह वगैरह, इस कारण भी ये कारण है। एक इसका भी कारण ये है, लेकिन आज का समाज सुविधा भोगी हो गया है। ये जो सुविधा भोगी समाज है वो अपने बच्चे को कठिनाई में डालना नहीं चाहता। मान लो उसके पास 5 सब्जेक्ट है, क्यों उसको भाषा करानी, रहने दो, अगर उसको कोई मान्यता नहीं है, अगर उससे उसको कोई लाभ नहीं होना। लेकिन समझदार पेरेंट्स बच्चे को करवाते हैं कि बेटा इस उम्र में तुम 3 भाषाएं सीख सकते हो। अब मॉरिशस का आम बच्चा भोजपुरी, एक अपनी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली में से एक, और एक उसको फ्रेंच, एक वो अंग्रेजी और एक क्रियोल, मतलब 5 भाषाएं वो जानता है। लेकिन जो माँ बाप बच्चे को सुविधा का रास्ता देते हैं, तो भोजपुरी भी गई, अपनी भाषा भी गई, तो ले दे के फ्रेंच, इंग्लिश और क्रियोल, क्योंकि मदर टंग है वही, बस वो 3 ही रह जाएंगी। तो समझदार पेरेंट्स देखिए, जिसको अपने बच्चे को तैरना सिखाना हो वो पानी में फेंकेगा, जो नहीं सिखाना चाहता बेटे दूर रहना तो डूब जाएगा, तो जिंदगी भर वो दूर ही रहेगा। ये हमें भी सोचना चाहिए कि कल को हमारे बच्चे की क्या जरूरत है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना हो गई है, भारतीय एम्बेसीज हैं, बहुत जगह जरूरत होती है। इवन इंटरव्यू में जब कोई बच्चा कहता है कि मैं हिंदी जानता हूं, हिंदी आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसका एक प्लस उसको मिलता है। आपको फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आपको हिंदी भी आती है, बहुत बड़ी बात है कि आप हिंदी भी जानते हैं। भारत में कहीं भी आप अपना काम कर सकते हैं। इवन विदेशों में भी अब तो हिंदी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ रहा है। तो एक भाषा को पढ़ने का मतलब उसकी संस्कृति को जानना, उसके विचारों को समझना, ये है भाषा पढ़ना। भाषा केवल पढ़ने के लिए नहीं, भाषा जीने की चीज है। न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, मेरा यही आप सबके लिए एक संदेश होगा कि हम सब कितने भी विषय पढ़ें, इसमें कोई बुराई नहीं, जितनी भाषाएं सीखें ये उचित है, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी अपनी भाषा है उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने बच्चों को धरोहर के रूप में जरूर, जब पैसा मकान देते हैं तो भाषा और संस्कृति क्यों नहीं। অর্থাৎ যেমনটা ডক্টর অলকা ধনপত জানাচ্ছেন, সমস্ত কথার একটাই মানে, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান। তাকে অস্বীকার করা মানে নিজের মাতৃভূমিকে অস্বীকার করা। ভিডিও জার্নালিস্ট নীরার সাথে নিউজ প্রাইমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।